टीचर का काम होता है बच्चों के चरित्र का निर्माण करना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना, हर तरीके से उसे एक अच्छा नागरिक बनाना। वो काम जेनेटिक पिछले कुछ समय से लगातार कर रहा है। उसी के मद्देनज़र कि बच्चों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जो गांव के लेवल पर और शिक्षा के लेवल पर कौन कौन से ऐसे सुधार किए जा सकते हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये है मिस्टर दीपक कुमार और मेरा नाम अमरीश कुमार है। मैं कुछ क्वेश्चंस दीपक जी से पूछना चाहता हूँ जो विद्यालय से ही रिलेटेड होंगे, और ये इंटरव्यू नंबर 4 है सीज़न 2 का। आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी आपको इसमें कमी लगती है या जो भी आपको इससे मोटिवेशन मिलता है उसे आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है दीपक जी से, क्योंकि पिछले कुछ समय से दीपक जी और मैं एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम बच्चों को शिक्षित करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मेरा वो ये है कि जो एक बच्चा है हमारे बताने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाता, उसमें हम कह सकते हैं रिज़ल्ट भी उस तरीके से नहीं आ पाता। तो एक टीचर और कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है जिससे कि बच्चा एक टीचर की बातों को सीरियसली लेना शुरू करे और वो अपने माता पिता का ख्याल रखता हुआ और हमारा ख्याल रखता हुआ अपने कार्यों को करे। स्क्रिप्टेड है क्या इंटरव्यू वाला? स्क्रिप्टेड थोड़े ना है। ना क्वेश्चंस बताए हैं मुझे? हाँ बताए हैं मुझे, पहले ही बता दिया। नहीं अपने पास से पूछ लेना। ऐसा तो नहीं है दर्शकों को ऐसा लग रहा हो कि ना स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है इसमें। जो भी मन में चीज़ें आएंगी वो पूछी जाएंगी, उनका जवाब मैं अच्छा, आप सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। और सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 4 में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछली बार जो सीज़न 1 स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली वो सीज़न 1 था भी नहीं, वो बस सडनली स्टार्ट हो गया था मेरे और अमरीश जी के एक इंटरव्यू से, और उसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। और कक्षा 10 के जो पिछले वाला बैच था उसने बहुत अच्छे तरीके से उसे डील भी किया। सो उसी को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि फ़ायदे तो इसके बहुत ही हैं, सीज़न 2 को स्टार्ट किया गया है। ये इंटेंशनली है, सीज़न 2 को कहा गया है, इंटेंशनली कहा गया है। और वी आर होपिंग कि इसके बहुत सारे सीजन्स आएंगे और तरह तरह से हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। और चलो मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। अच्छा अमरीश जी, आप मुझे ना एक एग्जांपल दें और उस वाली चीज़ को समझें। आपका एक बच्चा है जो कि बड़ा बच्चा है, कुश और आस्था। कुश के सामने हम अपने टीचर के प्रति या एक व्यक्ति के प्रति इज्जत के भाव से बात नहीं करते, तो क्या कुश उस सिमिलर पर्सनैलिटी के लिए इज्जत से बात करेगा? प्रभाव तो दिमाग पे पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। बस तो यही मेरा आंसर है। बस जब तक हम एज ए गार्जियन, एज एन एल्डर, हम उस टीचर को या उस व्यक्ति को इज्जत नहीं देंगे। और आप क्यों कहते हैं कि आप देखो, ये सारे की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तरफ गार्जियंस कहते हैं कि टीचर को गलत काम नहीं करने चाहिए क्योंकि टीचर को देख के बच्चा सीखता है। तो सिर्फ टीचर को देख के नहीं सीखता, वो समाज की हर हरकत को देख के सीखता ही है। तो जब हम एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं घर में, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ 2022, 21, 20 के बीच में, उसमें स्टैंडर्ड अगर मैं देखूँ टीचर्स का और स्कूल्स का, आई डोंट नो द रीज़न कि पास्ट में क्या हुआ है, बट वो ड्रामेटिकली नीचे आया। और बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें घरों घरों में चली हैं टीचर्स के बारे में और स्कूल्स के बारे में। तो बच्चा कैसे मानेगा उनकी बात? मेरा तो सीधा सा है, मैं प्रीफर करता हूँ बोल देना। वर्ड्स मेरे कभी कभी हार्श हो जाते हैं, लेकिन बोलता तो मैं वही हूँ जो मैं फ़ील करता हूँ अपनी लाइफ में। अगर मुझे एक अपने टीचर की इज्जत करवानी है तो मुझे अपने बच्चे के साथ ऐसी ही बातें करनी होंगी जो इज्जत वाली हों, ताकि मेरे बच्चे पर वो अनुकूल प्रभाव पड़े, ना कि प्रतिकूल पड़े। मेरा तो यही है। अगर बच्चे को बात मनवानी है तो उसमें भी सबसे बड़ा रोल आज के टाइम में तो
पेरेंट्स का ही है। दीपक जी का जो मानना है, और इसमें मैं भी कुछ ऐड करता हूँ, कि अगर हम बच्चों को टीचर के साथ साथ हम भी मोटिवेट करें पढ़ने के लिए और अच्छे काम करने के लिए, और मतलब टीचर को एक रेस्पेक्टेड पर्सन माना जाए गार्जियन के द्वारा भी, और अगर गार्जियन और एक टीचर के बीच में एक समझदारी होती है तो उसका प्रभाव उनके बच्चे पर भी ज़रूर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। मेरा मानना है कि दीपक जी इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है दीपक जी, माना क्या जाए, कोई मैं ये थोड़े ना कह रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ तो क्या मैं जन्मांतर से थोड़े ना टीचर हूँ, और मैं भी कब तक टीचर रहूँगा। बट टीचर की गुरु की तो हम भारत के लोग हैं, गुरुकुल हमारे रगों रगों में रहता है। ठीक है, वो समय के साथ में वो चीज़ें धुंधली हुई हैं, बट अध्यापक का, गुरु का, शिक्षक का स्थान कौन छीन सकता है। ठीक है, आज का समय है जिसमें इज्जत नहीं होती, लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से, मैं अपने पर्सनल रूप से देखूं तो ऑफ एंड ऑन हुआ था, लेकिन सामने जो स्कूल है मैं तो बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और शायद मरते दम तक मेरे लिए तो रहेगा मैं जिस टीचर से पढ़ा। उसके बाद मैं नोएडा नौकरी की, वहाँ पर एक ट्रेनर थे आशुतोष जी, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, उनके ट्रेनिंग देने के स्टाइल से, तरीके से। तो पूरी की पूरी उम्र पढ़ा इन टीचर से, लेकिन प्रभाव में उन्होंने ले लिया सिर्फ 1 महीने में ही। तो अपना अपना तरीका होता है और अपने अपने फेजेस होते हैं लाइफ के। आई रेस्पेक्ट अ लॉट, टीचर्स का तो अलग ही स्थान होता है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक टीचर हैं हमारे स्कूल में, कोई भी हो सकता है, अगर वो व्यक्ति अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसकी एक जिम्मेदारी है बच्चों को चीज़ों को सिखाने की, लेकिन अगर उस टीचर को उस क्लास का क्लास टीचर भी बना दिया जाता है, तो ऐसी कौन कौन सी, मेरे विचार से मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो उस क्लास टीचर को निभानी चाहिए, ताकि वो अपनी उस क्लास को, मतलब इस पूरे के पूरे विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ बना सके। ऐसी कौन कौन से चीज़ें वो कर सकता है जिससे कि जो भी टीचर देखे, कोई भी क्लास में कहीं भी किसी भी स्कूल में वो जाता हुआ हो सकता है। आप अपने शब्दों से मुझे बताएं कि उसकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं इन चीज़ों को। इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस आप बच्चों के सिलसिले में पूछेंगे और शिक्षा से संबंधित पूछोगे, उसमें ये तो आप सभी के सभी मान के चलें कि गार्जियन का सपोर्ट बिना, पहला सेंटेंस है, गार्जियन के सपोर्ट बिना वो तो कुछ नहीं होगा। तो ये आप ऑटोमेटिकली एडेड है उसमें। दूसरे नंबर पे बात आती है, देखो एज ए टीचर, अगर मैं, मतलब सपोज करो हम ओनर ना होते, ओनर के साथ में हम यहाँ पे टीचिंग करते हैं और हमें वो फ्रीडम होता है, मैं और आपकी बात करूँ तो हम चीज़ों को अपने तरीके से ढाल लेते हैं। बट एज ए टीचर वहाँ पे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को, सारी चीज़ों को पैरेलल चलाना जी। क्योंकि मेरे विचार से सबसे पहला जो काम होता है एक टीचर का क्लास में जाने के बाद, वो एक कनेक्शन स्थापित करना होता है बच्चों के साथ में। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं, आजकल के बहुत सारे टीचर्स नहीं कर पाते हैं। उनका एक मुद्दा होता है कि आप गए, किताब खोली, कोर्स पूरा कराए एंड दैट इज़ डन। अगर उनके वर्जन से मैं सोचूं तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कोर्स पूरा कराने का एंड आफ्टर दैट उसे लर्न कराने का, क्योंकि वो सीमित हो गया। गार्जियंस को भी क्या लगता है कि बच्चा अगर रट के सुना रहा है तो होशियार, और अगर वो भूल जा रहा है तो वो बुद्धुओं की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो चीज़ें तो अलग अलग हैं ही। मेरा ये विचार कहता है एज ए टीचर जब हम जाएं तो पहला हो हमारा संवाद करके बच्चों को अपने चीज़ों से प्रभावित करके कनेक्ट करें उससे, और फिर सिलेबस की तरफ आगे बढ़ें। इसमें कई बार ऐसा होता है, कई बार होमवर्क नहीं मिल पाता, तो उस वाली चीज़ को गार्जियन समझे। बिकॉज गार्जियन ने अगर जेनेटिक में या किसी ABCD स्कूल में बच्चा भेजा है तो सबसे पहले गार्जियन का कर्तव्य है उस पर विश्वास करना। विदाउट बिलीफ आप रिलेशनशिप को चला ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो यही है। दूसरी बात, हमने तो अपने जेनेटिक के टीचर्स को हम हर मीटिंग में भी कहते हैं कि वो कनेक्शन स्थापित करो, आई कांटेक्ट के बारे में बताओ, मोरल एजुकेशन, पैर छूने का क्या हमारी संस्कृति में मोल है, किस तरीके से हम पहले तिलक लगाते थे वो सब कुछ छूट गया है, और एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू आवर कल्चर, वो सारी चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। मेरा हमेशा से अमरीश जी एक विश्वास रहा कि अगर हम
ताला तोड़ने से अच्छा है की तलाश करें, जी क्योंकि अगर की हमें मिल जाती है तो ना तो उसे तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और तोड़ने में भी देर लगती है जी। और विनाश होता है अलग से। मेरा यही रहा है कि आप चीज़ों को, बच्चे को तैयार करें कि वो मतलब सेल्फ मूवमेंट पे आए। आप ठीक है उसे गोद में लेके कहाँ तक चल पाओगे, ये हम शुरू से ही करने वाले हैं और शुरू से ही कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ नर्सरी LKG UKG में वो वाली चीज़, वो ट्रेनिंग आप अप्लाई करें जहाँ से बच्चा मतलब सेल्फ बिलीफ की तरफ बढ़े। इट माइट बी वेरी डिफ़िकल्ट बट इम्पॉसिबल तो है ही नहीं कुछ, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। मेरा विचार, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर 2-3 चीज़ों में कर देता हूँ। गार्जियन का सपोर्ट सबसे पहले वो एडेड है, दूसरा मोरल एजुकेशन, जी जी, तीसरा रेस्पेक्ट की भावना, और अगर डिसिप्लिन को हम उनके अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करें और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर सिलेबस नाम की चीज़ जो है ना उन्हें बड़ी छोटी लगती है, बिकॉज वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो आपके हिसाब से डिसिप्लिन सबसे ऊपर आता है? हाँ, डिसिप्लिन। अगर हम 4-5 चीज़ों को, 4-5 जो मूल्य हैं हमारी लाइफ में, उनको अगर हम प्रथम स्थान देते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। ईमानदारी, जैसे हम ऑनेस्टी बोलते हैं, डेडिकेशन, किसी भी चीज़ को करने में जो हम समर्पण लगाते हैं अपना। अगर हम आज यहाँ पे बैठे हैं संडे में हम घर पे भी हो सकते थे, बट लगे हमारा सोचने का, स्कूल है, स्कूल से ही सब कुछ है, तो दैट्स वाई बच्चे भी स्कूल से ही हैं। तो वो वाली चीज़ों को हमें मतलब प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। बस ये 3-4 चीज़ों का जो मोल है। आपने बताया डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। एक बच्चा है जिन्हें हम मतलब पूरे मेहनत से पढ़ाते हैं, वो हर चीज़ सिखाते हैं जो वो बच्चा इच्छा रखता है, जो उसे सीखनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास भी उसे दी जाती हैं, मतलब हर संभव प्रयास स्कूल की तरफ से किया जाता है। मान लीजिए कि आपके मेहनत करने के बाद कोई बच्चा उस तरीके से नंबर नहीं ला पाता जिस तरीके से उसे लाने चाहिए थे, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करता था क्लास में, लेकिन वो बच्चा कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड है। तो आप इस बारे में क्या मानते हैं कि डिसिप्लिन और जो वे मार्क्स हैं जो बच्चे के आते हैं वो उसे किस जगह ला कर के खड़ा करते हैं जिससे कि गार्जियंस, जो उस बच्चे का जो गार्जियन है वो हमारे से कहे कि मैं अपने बच्चे से संतुष्ट हूँ, मार्क्स इसमें कोई मायने नहीं रखते। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने की नज़रों में कौन सी चीज़ सर्वोपरि है, और आप उसके गार्जियन को अगर वो नंबर को देखता है तो आप उसे कैसे सेटिस्फाइड करोगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने ये बात कही कि मेहनत के बाद भी नंबर नहीं आते, नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ये मानना ही नहीं है, ऐसा ही होता है। बिकॉज आप अगर सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल देखोगे तो हार्ड वर्क को तो कोई मना ही कर ही नहीं सकता, मतलब हार्ड वर्क तो है ही। और मैं ये नहीं कहता कि बच्चों का भी होगा, गार्जियंस का भी होता है, लेकिन जिस प्रकार हमारी लाइफ के हर फेज़ में हमें अपने आशाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वैसे ही बच्चे का भी जीवन है। कई बार ऐसा होता है कि वो मेहनत तो करता है लेकिन उस तरीके का परिणाम नहीं आ पाता। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस लाइफ में जो आज हम जी रहे हैं उसमें सिर्फ नंबर्स का मोल रह गया जी। रिपोर्ट कार्ड देखते हैं लोग और उसके बारे में पूरी की पूरी कथा रचाते हैं। एक लेवल पे आके रिपोर्ट कार्ड बहुत कुछ बोलता है, बट ऐसा कह देना कि रिपोर्ट कार्ड सब कुछ बोलता है, मैं तो यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ बहुत बड़े लेवल पे। आप जब एक लाइफ में हो इस तरीके की जहाँ पे आपको एंट्री मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, भीड़ इतनी है जिसकी कुछ हद नहीं है, तो रिपोर्ट कार्ड विल प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। आप तो हमसे सीनियर रहे हो, आपने मेरिट तो सुनी होगी जब कॉलेजेस में लगती है वो, तो उसमें रिपोर्ट कार्ड ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी मार्किंग ठीक नहीं है तो आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त कर पाते वो एडमिशन लेने के, और जब एडमिशन ही नहीं होगा तो आप अपने पोटेंशियल को नहीं दिखा पाओगे। तो रिपोर्ट कार्ड भी एक बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले करता है। बट ये कह देना कि वो सब कुछ है, मैं यहाँ पे भी डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि बच्चे में तरह तरह के टैलेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल है, विराट कोहली का एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, मार्क्स में कम रहे हैं, लेकिन वो दूसरा उनके पास में टैलेंट था। मैं अभी भी कहता हूँ क्रेजीनेस, मैंने कहा डेडिकेशन। अगर आप सचिन तेंदुलकर जी की लाइफ को देखोगे तो क्यों सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ जिसने 20-22-25 हज़ार रन बनाए, 100 सेंचुरीज उन्होंने कर दी, और उनकी लाइफ तो हमारे सभी की लाइफ के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज तक उनका कोई वाद विवाद नहीं है किसी के साथ, इतना सरल उन्होंने अपने जीवन को बिता दिया, इतना पैसा होने के बावजूद उनके पैर ग्राउंड पर रहे। तो
हमारी और गार्जियन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अमरीश जी। स्कूल्स में तरह तरह के इस तरीके के सेमिनार्स और प्रैक्टिकल्स होने चाहिए कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है ना उसको पहचाना जा सके। अगर 40 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, ये सबको निश्चित पता है कि कोई सबके सब सिंगर नहीं हो सकते, सब डांसर नहीं हो सकते, और ना ही सबके सब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। सबके पोटेंशियल्स अलग हैं, सबके जुनून अलग है, वो वाली चीज़ को हमें पहचानना चाहिए। जो बच्चों के मार्किंग को देख करके उल्टा सीधा सोचते हैं, उनके लिए सबसे पहले मेरी ये सलाह है, देखो मार्किंग तो वो लेके आ गया जी जी, अब उसके ऊपर आप उसका मोरल ही डाउन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई हमने तो अपने सचिन को कह दिया था, उसने मुझसे कहा था कि भैया मेरा पेपर बिगड़ गया एक, और वो मुझे अब देना नहीं है, आगे परसेंटेज ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा अब तो बिगड़ ही गया है तो इसके ऊपर क्या है। हमने तो उसे खुला कह दिया कि भाई दोबारा दे देना, और ना ही मैंने उसके ऊपर प्रेशर, जब उसका रिजल्ट आने वाला था तो मैंने तो सीधा कह दिया था भाई अगर रिजल्ट में ऊंच नीच होती है तो इससे तो लाइफ ख़त्म नहीं होने वाली। कई बार ऐसा होता है बच्चा उस आशा को फुलफ़िल करने के चक्कर में पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन मार्क कम आते हैं तो वो गिर जाता है अंधेरों से। वो सोचता है ये क्या सोच रहा होगा, भैया क्या सोचते होंगे, पिताजी क्या सोचते होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, अपनी लाइफ को सर्वोपरि रखो। आज कम आए हैं, कल ठीक आ जाएंगे, परसों और ठीक आ जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट अपने आप को चेंज करना चाहिए अमरीश जी, कि जो चीज़ें मैंने पिछली बार गलती की हैं उनको मैं ना दोहराऊँ। बस यही है मेरे लिए मार्किंग। और मैं अब इसे एक सेंटेंस में ख़त्म करता हूँ, मेरे लिए मार्क्स और मोरल एजुकेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। आज के समय में आपको एडमिशन कौन दिलाता है? मार्क्स। और आपको वहाँ पे आपका जीवन जो वहाँ पे बढ़ाएगा वो आपका पोटेंशियल होगा। आप एक बार एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन आप बिना किसी योग्यता के वहाँ पे टिक नहीं पाओगे। आपको वो साल 2 साल में आपके साथ में वो व्यवहार होने लगेगा कि आप अपने आप ही जाते छोड़ के जाओगे, आपको कंपनी निकाल देगी। तो दोनों ही चीज़ की आवश्यकता है। एक कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूँ, आप एक तो बच्चा है, एक हमारा गार्जियन है, हम बच्चे के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत से गार्जियन किसी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी उसे अपने बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ चमक सकती है कि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चे को संतुष्ट करेंगे या गार्जियन को संतुष्ट करेंगे, या अपने मन से आप काम करेंगे? मतलब हमें काम करना होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कामों पर मतलब कुछ ना कुछ कमेंट कर करके हमें उस चीज़ से परेशान कर देते हैं। तो क्या आपको दूसरे की बातों पे ध्यान देना है या अपना काम करते रहना? देखो, जब मैं मैच्योर होना शुरू हो गया तो मैंने तो अपनी लाइफ का मेरा तो ध्येय है, और आप मुझे सबसे ज़्यादा शायद आप ही जानते हो, और जो 3-4 और हैं मेरे कॉन्टैक्ट में वो भी उसी लेवल पे जानते हैं। बाकी जो मुझे नहीं जानते उन्हें मुझे मतलब ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन भी देना है। लेकिन मेरी लाइफ का सिर्फ एक ध्येय है कि मैं जब जेनेटिक में हम यहाँ पर हैं या बाहर स्कूल में पढ़ाया अभी, स्पेशली जेनेटिक में मैंने तो अपना ये विचार बनाया कि, और वो विचार क्या बनाया वो नेचुरली भी है, किसी की झूठी प्रशंसा को खोजना नहीं है। जी जी जी। क्या झूठी बड़ाई का मतलब क्या है? वो सनिक है। एक प्रोसेस फॉलो होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम स्पेशलिस्ट हैं, हम सजेशंस को वेलकम करते हैं यहाँ पे। सजेशंस को थोपा नहीं जाता अमरीश जी। आप किसी के ऊपर किसी के प्रोफेशन में ये नहीं कह सकते ये ऐसे मत करो, ये अप्लाई करो, आपको करना पड़ेगा। नहीं, आप तो उसमें सबसे आगे हैं। आपको सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ अपने सजेशंस दे सकते हो कि सर अगर आप ऐसे कर सकते हो सो माइट बी थोड़ा सा और ज़्यादा ये बेटर हो जाए जी। बच्चे का एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। बहुत सारे बच्चे, देखो आपने गार्जियंस को देखा है, वो फर्स्ट सेकंड छुड़वाने के चक्कर में आते हैं। बहुत सारे गार्जियंस, बहुत सारे आते हैं। क्या उनकी झूठी प्रशंसा के कारण उनकी हाँ कर दे? नहीं कर, ठीक है, वो नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे पहले कौन है? बच्चा। क्या हम फर्स्ट क्लास को छुड़वा दें, यूकेजी को छुड़वा दें? आप मतलब किस दुनिया में हैं? आप बच्चे के साथ में इतना बड़ा पाप करते हैं कि बच्चा तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। एक प्रोसेस फॉलो होता है 3-4 साल का। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लास है ही वो। मैं अपने लिए मैं देखो ये सोचता हूँ, जब बच्चा यहाँ पे नादानी करता है तो मैं गार्जियंस की शक्ल मेरे सामने आती है, यार उसका बहुत मेहनत का पैसा है। एट द सेम टाइम जब बच्चे के साथ में गार्जियन गलत कर रहा होता है, मुझे लगता है तो मैं देखो गार्जियन को भी मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। मेरा ये विचार कहता है शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती लाइफ में। जी जी जी। एक प्रोसेस फॉलो करो, शॉर्टकट्स विल कम टू यू बाय इटसेल्फ। आप क्यों बिना वजह के धंधों में पड़े हो कि सर ऐसे करो वैसे करो? आप अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखें
उन चीज़ों के ऊपर हम टेबल पर बैठ करके एक वार्तालाप करेंगे जिसे हम पीटीएम बोलते हैं। जी जी जी। अगर पीटीएम सपोज करो नहीं भी कंडक्ट हो पाई है तो आप एक समय लेकर के स्कूल में आ सकते हैं, संडे के दिन, सैटरडे के दिन फ्री होते हैं। उस चीज़ पर अगर तार्किक प्रकार से एक विचार विमर्श आए, हमारे विचार सुने जाएं, आपके विचार हम सुनेंगे, तो एक सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर करता हूँ। मैं करूँगा वो काम जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। जी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अलावा जो मेरे चारों के चारों तरफ जो लोग रहते हैं, जो मेरे अपने हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, उस पूरे एक्सपीरियंस को सामने रख करके मैं पूरे यहाँ पर डिसीजंस लेता हूँ। मैं उन डिसीजंस पे विश्वास ही नहीं करता जो किसी भी वजह से बच्चे के लिए या गार्जियन के लिए, जेनेटिक के लिए विरोध में हो, विरुद्ध जाएँ। जी जी जी। मैं बच्चे के बारे में सोचता हूँ, एट द सेम टाइम मैं गार्जियन के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मनमानी नहीं चलेगी। बच्चे के भविष्य का सवाल है और साथ ही साथ जेनेटिक का भविष्य भी इस पर जुड़ा हुआ है। जी जी जी। आपने 2014 में विद्यालय का प्रारंभ किया और अब आते आते हमें लगभग हमने 8 साल की यात्रा इस शिक्षा के क्षेत्र में पूरी कर ली है। मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि 14 साल पहले, सॉरी 8 साल पहले और अब जब आप 2022 में रह रहे हैं तो आपकी मेंटेलिटी में क्या अंतर आए हैं। और मैं ये बात भी आपसे जानना चाहता हूँ, जो भी आप डिसीज़न लेते हैं स्कूल में, मतलब बहुत बड़ा डिसीज़न होता है बच्चों के लिए। जैसे अभी आपने अप्रैल महीने में बच्चों को बुक फ्री देने का डिसीज़न लिया, तो ये डिसीज़न जो आप लेते हैं अचानक लेते हैं या कोई इसके पीछे कोई लॉजिक होते हैं या कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग इसके पीछे होती है? तो मैं जानना चाहूँगा कि उस समय की जो प्लानिंग आपकी थी और आज की जो प्लानिंग है उसमें कुछ अंतर आया है या सेम प्रोस्पेक्टिव से आप काम कर रहे हैं? अगर 2022 में अगर मेरे दिमाग में आती कि विद्यालय खोलना है तो शायद मैं ये कहूँगा कि आती ही ना। लॉकडाउन के बाद में चीज़ों में सिर्फ स्कूल के संबंध में नहीं, लेकिन लाइफ का नज़रिया बदल गया। प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन दोनों लाइफ अलग अलग हैं। 2014 की बात करूं तो आपको पता है, आप मेरे कदम से कदम मिला के चले, दिन रात हमने एक कर दिया, जो कि हम आज भी करते हैं। लेकिन वो वहाँ पे जो हमने एफ़र्ट किए, बहुत बड़े लेवल पर एफ़र्ट किए। एफ़र्ट इसीलिए क्योंकि माहौल था, वो हम चाहते थे कि वो चेंज किए जाएं। शिक्षा में जो वही एक ही तरीके का बोरिंग चीज़ें थी वो चलती आ रही थी, गार्जियन के बारे में सोचा नहीं जाता था, तो वो चीज़ें कर दी। आज के विषय में मैं काफ़ी चेंज हुआ हूँ। देखो, मैंने सबसे अपनी लाइफ में एक ध्येय बनाया कि आपके बारे में अगर कोई दूसरा बात करता है तो आप अपने जीवन को उन स्टेटमेंट्स की वजह से आप डिस्टर्ब मत करो। फर्स्ट थिंग जी, आपने भी देखा है कि 2014 में मैं रिएक्ट करता था, 15 में, 16 में रिएक्ट करता था। अब मैं उतना रिएक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उस मैच्योरिटी पे मैं अब आने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ को दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपने जो बात कही है कि जो ये चीज़ें आप एकदम से करते हो या इसके पीछे प्लानिंग होती है। अमरीश जी, मैं आपसे सच में बताऊँ, मैं फिर से ये कहूँगा, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, 24 के 24 घंटे मेरा दिमाग चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ। और वो चीज़ें मैं बहुत बड़े उस पर होमवर्क जब कर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट दीज थिंग्स कम टू यू। मतलब आपके पास भी जब वो आती है ना, उनके ऊपर ना मैं पता नहीं कब से सोच रहा था। जी जी जी। अभी भी मैं, ऐसा हो सकता है कि 2025 के बारे में मेरे दिमाग में कुछ बातें बहुत सारी चलती हैं, बट समटाइम्स आई थिंक यार मैं गलत हो सकता हूँ, ये अप्लाई करें या ना करें। लेकिन डिसीजन यार लेने पड़ते हैं अमरीश जी। डिसीजन लेने के बाद ही पता चलता है कि वो गलत होंगे या सही होंगे। किताब फ्री का मुद्दा इतना है, देखो, किताबों की जो दुनिया है जी, वो अब किसी से छिपी नहीं है। और मेरा इस लाइफ का ध्येय है कि मतलब कम से कम पैसे ना कमा पाएँ तो रेस्पेक्ट तो अर्न कर लें। एक इंटरनल रेस्पेक्ट होती है जो हमारे माइंड में सेटअप हो जाती है, एक एक्सटर्नल होती है जिसे लोग कहते हैं यार इसकी बड़ी इज्जत है। मेरे लिए अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो इंटरनली वो काफ़ी मायने रखती है। मेरी चार जगह बड़ाई हो पब्लिक में बैठ के, मैं इससे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि इंटरनली मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं हूँ। बिकॉज अल्टीमेटली भगवान के सामने हम सुबह को 2 मिनट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी जवाबदेही होती है और अंत में हमें जाना भी वहीं पे है।
तो कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि किसी भी ऐसी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो को, मतलब फालतू का पैसा विद्यालय में 1 रुपया ना लगे। आपने भी देखा है पिछले 1-2 साल काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हुए, एक्सीडेंट वाला केस हुआ तो उसमें हमने एक लाइव एग्जांपल देखा था डॉक्टर साहब के साथ में। जी, देखा था। और तब हमें शायद दोनों को, और मैं आपको जानबूझ के लेके गया था, और मैंने 4-5 बार जो उनके हाथ पैर जोड़े, वो भी उसका मेरा जानबूझ के ही मैंने किया। देखते हैं कि मतलब कितना हार्ट नाम की कोई चीज़ भी होती है कि नहीं, बट नहीं होती। पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन वो निकल भी 1 सेकंड में जाता है फिर। जी। तो मेरा तो ये विचार रहा है कि हम जो मेहनत करते हैं ना सुबह 7:30 से और 1:30 बजे तक, और इसमें जितना पैसा इकट्ठा होता है वो हम दोनों के लिए और स्टाफ के लिए और सबके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा कुछ नहीं है। रही बात प्लानिंग की, मैं आपसे बताऊं, फाइनल प्रोडक्ट दिखता है यार ये कैसा फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन 20 साल इसकी मेकिंग में लगे होंगे तब जाके ये तैयार हुआ। ये कैसा कर दिया? अरे आप सोचो कि जब ये विचार आया होगा तब इसकी क्या हालत थी, और उस विचार को किस तरीके से गढ़ा गया, कितनों ने खून पसीना बहाया, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। यही है मेरी लाइफ का प्रोस्पेक्टिव। ना तो झूठी किसी की प्रशंसा खोजनी है, जी, ना किसी के साथ में पैसों वाला गलत व्यवहार करना है। अपना आना है, अपनी तरफ से 2000 रुपये किसी से लेता हूँ, 4000 लेता हूँ, तो कोशिश करनी है कि उसका डबल रिटर्न कर दें, ताकि इंटरनली सेटिस्फैक्शन रहे। बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, बट मैं अपनी लाइफ को 2 फेजेस में बांटूंगा। मुझे लगता है ज़्यादातर जनता बांट चुकी है। प्री लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन, जीवन जीने का तरीका सभी का बदला ही चेंज हो गया है। एक बात और मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले भी आपने ये इंटरव्यू की सीरीज़ चलाई थी और बहुत सारी वीडियोस आप डालते हैं सोशल मीडिया पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जो बच्चे हैं, जो आप उनकी परफॉर्मेंस देखते हो, चाहे तो वो स्पीकिंग की कोई टॉपिक आपने दिया है उसके ऊपर बोलने की परफॉर्मेंस हो, चाहे इंटरव्यू में बच्चे जो आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं वो परफॉर्मेंस हो, या और जो भी मतलब बच्चे एक्टिविटी करते हैं 10th 9th और भी 8th क्लास के बच्चे को हम टीच करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी बोलने वाली जो प्रवृत्ति है, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं? दूसरी एक और बात, और अगर आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो कौन कौन सी और चीज़ें आप ऐड करना चाहेंगे? देखो, जिससे कि मतलब स्कूल का रिज़ल्ट और ज़्यादा प्रभावी हो और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों हमारे स्कूल की तरफ, जब बच्चों को चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जब मैं 10th में था, 11th में था, 12th में था, तो मैं एक इस प्रकार का बंदा रहा, ताई जी और अतुल तो सबसे ज़्यादा जानते हैं, इस प्रकार का रहा कि एक दबा हुआ टाइप का। जी। दबा हुआ मतलब एक शर्मीला सा नेचर होता है ना, बोलने में भीड़ से घबराना और बोलने में बड़ा दिक्कत। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट ने मुझे काफ़ी लोगों से मिलवाया, बहुत सारे लोगों से हम मिले, वो झिझक भी खुली। फिर नोएडा में एक कंपनी में काम किया, वहाँ पे भी थोड़ी सी झिझक, लेकिन असली जो झिझक खुलवाई वो टीचिंग नहीं खुलवाई। टीचिंग का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देती है टीचिंग, कि आपको तरह तरह के बच्चों के सामने, भीड़ के सामने, गार्जियंस के सामने जाना पड़ता है और वो एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। मेरे पास में एक पाथ था 2008-9 में जब मैंने ज्वाइन किया था आपके साथ में, आप तो वहाँ पे पहले से ही थे, कि मैं रट्टा मार के चीज़ों को कर सकता था। ये बड़ा इजी हो सकता है, आसान होता है, बहुत आसान। बट मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि यार इसे करते हैं। हालांकि वो मुझे इंटर तक जो मेरे सिलेबस में थी वो मुझ पे कभी नहीं आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक भी नहीं आए। बट वो जब मैं स्पोकन में था, मैं बैच अटेंड करता था इंटर के बाद में, तो मैंने पैसिव वगैरह सीख लिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझ पे जब ही आए जब हम पढ़ाना शुरू हो गए। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ से पास भी हो गए हो, आपने उसे मतलब पास भी कर लिया है, तो आप उन वाली चीज़ों को सीख सकते हो। और मैं आज उस चुनाव को ना बड़ा अपनी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ कि मैंने इन्वर्टर नहीं था उस दौरान, और सुबह को क्लास लेनी होती थी जी। और क्लास भी तुम्हें पता है अमरीश जी, कब 9, 10, 11, 12 में अलग अलग पीरियड्स हों, छठी भी लेनी हो, पाँचवीं भी, तो उसमें ना सारे सिलेबस अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग है। तो उसमें रीडर वाला भी सेक्शन होता है, ग्रामर भी होता है, किसी का पैसिव चल रहा है, किसी का सिंथेसिस स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें आप ये कहें कि 1 घंटे में काम हो जाएगा, नहीं होता ही नहीं है।
तो उसमें मुझे अभी भी पता है जो डिबिया होती हैं मिट्टी के तेल वाली मोमबत्तियाँ, आपने हर क्लास के टॉपिक्स वो अलग-अलग ही होती थी, उसके हिसाब से तैयारी वो की करनी पड़ती है कि पहला पीरियड मेरा इस वाली क्लास में है तो कल क्या करना है। तो उस चीज़ ने ना मुझे बड़ा प्रभावी तरीके से मुझे मेरा शेप ढाल दिया जी। अपने बच्चों के लिए मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ कि जब हम किसी बच्चे को इस प्लेटफॉर्म पे बैठाते हैं, माइक उसके हाथ में देते हैं, 2014 का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि बच्चों की झिझक खोल देंगे, झिझक खोलना, और उसमें मैं 90-80% बिल्कुल साफ तौर पे सक्सेसफुल मैंने खोल दी। मतलब मैंने मतलब जेनेटिक ने खोल दी। लाइफ के हर हिस्से में एक गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट की। आज भी मेरी शिकायत सिर्फ एक ही है, मेरी शिकायत सिर्फ ये है जब आपने जेनेटिक पर विश्वास करके बच्चों को भेजा है तो उस मेहनत को आप स्पॉइल नहीं कर सकते जो 2 बजे के बाद में बच्चे को घर पे करनी चाहिए, उसका जिम्मेदारी गार्जियंस को लेनी चाहिए। हम अपनी तरफ से यहाँ पर पीरियड भी लगाते हैं और उसके साथ साथ पैरेलल हम इन चीज़ों को भी चलाते हैं। इंटरव्यू सेशन का भी यही है, यहाँ तक कि हमें भी बूस्ट मिलता है इससे, यहाँ तक कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। इस इंटरव्यू के बाद भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और अभी राइट नाउ भी हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो अगर हम बच्चे को इस वाली चीज़ पे आके, और अभी इसमें जो आने वाला 1-2 इंटरव्यू होगा, जैसे पिछली बार हुआ था उसमें बच्चे हमारा इंटरव्यू करेंगे तो उससे उन्हें क्वेश्चन पूछने की धारणा का पता चलेगा, आंसर्स तो वो कर ही रहे हैं। प्लस मेरा ये है कि जैसे हम हॉल की बात कर रहे हैं, अभी पता है अमरीश जी, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पे देखा जाएगा, लेकिन अगर यही वाली चीज़ बच्चे सामने बैठे हों समझदार जी, और उनके सामने हो जी, तो उससे और ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाएंगे। एंड वो चीज़ अब जो उस दिन हमने एक कहा ना आपने कि ये एकदम से डिसीजन लेते हो, नहीं लेते। आपने उस दिन और हमने उसके बारे में डिस्कस किया एंड इट विल टेक टाइम, और वो बनेगा। लोगों को लगेगा सडनली बना दिया, बिना बजट के बना दिया, बट कब से बात शुरू हो गई है? आज से बात शुरू हो गई है। सपोज करो 2025 में बनता है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा लगता है लापरवाही वाला भरा फैसला है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो इट टेक्स टाइम। गुंजाइश में मैं सिर्फ इन पे एक ऐड करना चाहूँगा बच्चों के लिए कि यहाँ पर ये जो हॉल है हमारा, इसको और थोड़ा सा डेकोरेट हम कर सकते हैं, एक ऐसा फील दे सकते हैं। एक कैमरा यहाँ पे सेटअप करके उसका जो टीचर हम बना के भेज रहे हैं बच्चों को, क्योंकि सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो वहाँ से वो वीडियोग्राफी अगर उसकी हो जाए और पूरा का पूरा सिस्टम अगर वो वीडियो के साथ में हम वो कर लें, तो बच्चों को दिखा करके LED पे उसके एक्शंस को ना हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं कि बेटा यहाँ पे आपने गलती किया। और मैं तो उन वाली वीडियो को एडिट भी नहीं करना चाहता, कल तो मैंने किया बट मैं नहीं करना चाहता एडिट। बच्चों को अपनी गलतियों का एहसास हो कि यहाँ पे मैंने ये वाली गलती नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम नहीं करेंगे। आपको भी नहीं बताया मैंने, लेकिन इसका एक सेगमेंट का सबसे खूबसूरत पार्ट ये है अमरीश जी कि इसमें 8वीं वाला बच्चा 10वीं को जाके पढ़ाएगा। तो जब 8th क्लास का बच्चा 10th में जाएगा और वो अपने तरीके का टॉपिक 10th का तो वो पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन कुछ कनेक्शन ऐसा होता है 8वीं और 10वीं में, जैसे लीनियर पेयर होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैच करते हैं, वो जाके वहाँ पे आराम से उसे टीच करेगा और उन्हें उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा जैसे वो टीचर के साथ करते हैं। ये सबसे खूबसूरत पार्ट है इस सेगमेंट का, जो कि 2015-16 में स्टार्ट होना था, हमने किया भी था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बट अब होगा, समय से नहीं होती बहुत सारी चीज़ें हमारी आशा के अनुरूप, बट अब हो जाएंगी, देखते हैं। आज के इस सेशन का मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आने वाला जो सेशन लगभग तैयार है, क्योंकि हम हाफ सेशन में पहुँच चुके हैं, तो गांव वालों से, अपने आसपास के गांव वालों से आप क्या ऐसा अपील करोगे जिससे कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराएं और मेरा बच्चे उसका फ़ायदा उठाएं? एडमिशन को मैं अभी दूसरे मोड पे रखता हूँ जी। गार्जियन से मेरी अपील है कि रेस्पेक्ट द टीचर्स एंड स्कूल्स जी, फर्स्ट थिंग। अगर आप किसी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो या तो वहाँ पे जाके बात करो, पहला ऑप्शन, और अगर बात भी नहीं करना चाहते और सेटिस्फाइड भी नहीं हो तो छोड़ो भाई, दूसरे स्कूल में जाओ आप। स्कूल्स के लिए मेरी ये प्रतिक्रिया रहेगी कि भाई बड़े हार्ड एंड मनी है, बहुत कठिनता से परिश्रम आते हैं। बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं 300-300, 400-400 रुपये के लिए बेचारे पत्थर तोड़ते हैं, मैंने देखे हैं बूढ़े लोग ना, होता है उनके पैसों को ना इज्जत देना सीखो। 365 दिन के सेशन के पैसे देते हैं आपको। ये ड्रामेबाजी जो आप करते हो ना, पूरे के पूरे साल ये करा दिया और वो करा दिया, इसके रिटर्न में कुछ करने की कोशिश करो। तो स्कूल्स के लिए मेरा है 2 स्कूल, 4 स्कूल या 5% स्कूल के कारण ना 95% स्कूल्स को गालियाँ सुननी पड़ी। दूसरी चीज़ ये हो गई है, हमारे स्कूल में एडमिशन लेने का सिर्फ एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम यहाँ पर जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, हम उसके बारे में सोचते हैं। हम बच्चे के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए बच्चा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे लिए हम बच्चे के साथ में इवन और ज़्यादा मतलब लविंगली उसे हम प्रेजेंट करते हैं एडमिशन होने के बाद में जी, जबकि उल्टा होता है स्कूल्स में।
बच्चों को ये पता है क्या लगता है, प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें आप किसी तरीके से अपने स्कूल में ले आओ, एडमिशन फॉर्म भरो, पैसे जमा कराओ और बस, फिर उनकी तरफ देखते नहीं है। जेनेटिक की बहुत बड़ी खास बात है कि जिस दौरान बच्चे को देखता है एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और एडमिशन होने के बाद भी हमारी नज़रों में कोई भी किसी भी प्रकार का, जिसे कहते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड नहीं आता। सबसे बड़ा ये है। दूसरी बात, हम चीज़ों को सुनते हैं। कई लोगों की ये शिकायत हो सकती है कि सोनू बात नहीं मानता है, बट मैंने अभी आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है। बात वो मानी जाएगी जो स्कूल के और बच्चों के हित में होगी। अहित में एक भी बात मानी नहीं जाने वाली, क्योंकि हमें पता है कि रिजल्ट किस तरीके से आएगा। अगर आपको पता है तो आप उसे यहाँ पे प्रेजेंट करो, आप बच्चों को बताओ, आप एक सेमिनार कंडक्ट करो, हम आपको चीफ गेस्ट बना करके आपका यहाँ पे प्रोग्राम करा देंगे। जी जी, यही तो होता है जी। तो मेरा तो यही है, पहला गार्जियन से मैंने अपील की है यही वाली, रेस्पेक्ट द टीचर्स, और साथ ही साथ स्कूल से भी करूँगा, रेस्पेक्ट द गार्जियंस, उनकी हार्ड अर्न मनी है उसको देखो। और तीसरा, जेनेटिक में आएगा तो एरिया के सबसे ज़्यादा जो स्कूल्स हैं उससे सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा, चाहे उसे आप मोरल लेवल पे कह दो, चाहे आप बुकिश लेवल पे ले दो, ये हमारी गारंटी है। एक्स्ट्रा क्लास ने बहुत बड़ा बूस्टअप दिया है, और देखना इस वाले साल में इतने सारे बच्चे तैयार होंगे हमारे, और वो देखा जाएगा, सब देखें। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर दीपक, जिन्होंने हर क्वेश्चन को अपने पूरे के पूरे दिल से उन्होंने आंसर किया। उन्होंने बताया कि स्कूल क्या चाहता है, क्या सोचता है गार्जियन के बारे में, क्या सोचता है बच्चों के बारे में। उन्होंने अपना पूरा का पूरा समय बच्चों के हित में लगा दिया है। हम उनके विचार सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं।